नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी और मैं हूं आपके साथ रेणु तिवारी। यह हमारा खास कार्यक्रम है पूर्वोत्तर लोक, जिसमें आज हम आप लोगों को जानकारी देने जा रहे हैं हमारे देश की नॉर्थ ईस्ट में क्या कुछ घटनाएं घटित हुई हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश की। चीन ने अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC के पास अपनी संयुक्त सशस्त्र ब्रिगेड यानी कि CAB तैनात की है। दिसंबर में भारतीय सैनिकों ने तवांग सेक्टर के यात्से क्षेत्र में चीनी घुसपैठ को नाकाम कर दिया था, जिसके बाद ये तैनाती हुई है। मंगलवार को विजयदशमी के मौके पर तवांग पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को सेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने ये जानकारी दी थी कि चीन ने इस LAC के क्षेत्र में अपनी सैन्य गतिविधियां बढ़ा दी हैं। चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी कि PLA मुख्य रूप से 5 भागों में विभाजित है। इसमें सेना बल, नौसेना बल, वायुसेना बल, रॉकेट बल और सामरिक समर्थन सेना बल शामिल है। साल 2020 की अमेरिकी रक्षा विभाग की एक रिपोर्ट के अनुसार PLA ने सभी बलों को मिलाकर एक संयुक्त सशस्त्र ब्रिगेड यानी कि CAB बनाई है, जिसकी संख्या 78 के करीब है। प्रत्येक CAB में टैंक, तोपखाने, वायु रक्षा मिसाइलें और अन्य हथियार प्रणालियों के साथ लगभग 5000 सैनिक होते हैं। अरुणाचल प्रदेश के बाद हम ले चलते हैं आपको असम में भी कुछ राजनीतिक मुद्दे गरमाए हुए हैं। कांग्रेस ने गृह मंत्री अमित शाह और असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा के खिलाफ बुधवार को निर्वाचन आयोग से शिकायत की और आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा ने दोनों नेताओं ने छत्तीसगढ़ में चुनावी सभा के दौरान समाज के कुछ वर्गों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काने की नीयत से कुछ बयान दिए, जो आचार संहिता का स्पष्ट उल्लंघन है। पार्टी ने आयोग से कुछ अन्य विषयों को लेकर भी शिकायत की तथा यह भी आग्रह किया कि इस पर संज्ञान लेते हुए उचित कार्यवाही करें। इसके अलावा असम में कम हुई हैं आपराधिक घटनाएं, इस बात का दावा मुख्यमंत्री ने किया है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने बुधवार को कहा कि 2023 के पहले 8 महीने में पूरे राज्य में हत्या, दुष्कर्म और डकैती के लगभग 1400 मामले दर्ज किए गए हैं। सोशल मीडिया मंच X पर पिछले 5 वर्षों का इन 3 अपराधों से संबंधित आंकड़ा साझा किया है। उन्होंने शर्मा ने दावा किया कि राज्य में ऐसे अपराध में कमी देखी जा रही है। उन्होंने पोस्ट में लिखा कि असम को अपराध मुक्त राज्य बनाने की हमारी प्रतिबद्धता सकारात्मक रूप से सही दिशा में आगे बढ़ रही है। असम के बाद हम बात करते हैं मणिपुर की। मणिपुर में भी कई तरह की घटनाएं हुई, साथ ही मणिपुर हिंसा में भी वाद विवाद जारी रहा है। इसके बारे में भी हम आपको जानकारी देते हैं। सबसे पहले मणिपुर की बात करें तो सुरक्षा बलों ने मणिपुर में 3 अलग अलग इलाकों से 2 उग्रवादी समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से हथियार और गोला बारूद जब्त किया है। पुलिस ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी कि उन्होंने बताया कि चूड़ाचांदपुर जिले में बुधवार को 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके पास से 25 कारतूस और एक बंदूक जब्त की गई है। इसके अलावा आप बात करते हैं मणिपुर हिंसा को लेकर छिड़ी राजनीति के बारे में। हम आपको बता दें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवी संघ यानी कि RSS प्रमुख मोहन भागवत ने मंगलवार को यह सवाल किया कि क्या मणिपुर में हुई जातीय हिंसा में सीमा पार के उग्रवादी शामिल थे। नागपुर में RSS की दशहरा रैली को संबोधित करते हुए भागवत ने कहा कि मेइती और कुकी समुदाय के लोग कई वर्षों से साथ रहते आ रहे हैं। अचानक उनके बीच हिंसा कैसे भड़क गई। संघर्ष से बाहरी ताकतों का फायदा होता है। क्या इसमें बाहरी ताकतें इन्वॉल्व हैं? क्या बाहरी कारक शामिल हैं? उन्होंने आगे कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 3 दिन तक वहां मणिपुर में वह वहीं पे थे। वास्तव में संघर्ष को किसने बढ़ावा दिया? यह हिंसा नहीं हो रही थी, बल्कि यह हिंसा कराई जा रही थी। इसके बाद आदिवासी संगठन ITLF ने आरोप लगाया कि मणिपुर के मुख्यमंत्री ने राज्य में जातीय संघर्ष को भड़काया है और उन्होंने आरोप लगाया कि मणिपुर के मुख्यमंत्री N बीरेन सिंह ने इस पूर्वोत्तर में मई में शुरू हुई जातीय संघर्ष को बहुत ज़्यादा भड़काया है और इसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की है। इस तरह का वाद विवाद मणिपुर हिंसा को लेकर जारी रहा। अब आपको लिए चलते हैं मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने कहा कि राज्य के लिए युवा बहुत ज़्यादा बहुमूल्य होने के साथ साथ ही महत्वपूर्ण संसाधन भी हैं। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि युवाओं की क्षमता का अधिकतम उपयोग किया जाए।
अब आपको लिए चलते हैं मिजोरम से भी कुछ घटनाएं सामने आई हैं। मिजोरम विधानसभा के लिए 7 नवंबर को होने वाले चुनाव को वास्ते कम से कम 3000 पुलिसकर्मी और केंद्रीय सशस्त्र बलों को यानी कि सीपीएफ की बहुत सारी टुकड़ियां यानी कि 450 टुकड़ियां सेशन तैनात की जाएगी। मिजोरम के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मधुप व्यास ने बुधवार को यह जानकारी दी कि निर्वाचन आयोग सुचारू, स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्वक चुनाव को सुनिश्चित करने के लिए बड़े पैमाने पर प्रयासरत है। इसके अलावा नागालैंड से भी कुछ खबरें हैं। नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी यानी कि एनडीपीपी और कांग्रेस के प्रत्याशियों ने नागालैंड में तापी विधानसभा क्षेत्र में 7 नवंबर को होने वाले उपचुनाव के लिए अपना नामांकन पत्र भरा। चुनाव कार्यालय के अधिकारी ने यह जानकारी दी। इस उपचुनाव इन दोनों दलों के बीच सीधा मुकाबला होगा क्योंकि केवल उनमें ही उम्मीदवारों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया गया है। इसके अलावा त्रिपुरा से भी बहुत सारी खबरें हैं, लेकिन हम जो मुख्य खबरें वही आपको बताने जा रहे हैं। इंद्रसेना रेड्डी नल्लू ने बृहस्पतिवार को त्रिपुरा के 20वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है। यहां राजभवन में आयोजित समारोह में त्रिपुरा उच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह ने उन्हें शपथ दिलाई। राज्यपाल के शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री माणिक साहा, उनके मंत्रिमंडलीय सहयोगी और मुख्य सचिव जेके सिन्हा भी मौजूद रहे हैं। सिक्किम की बात करते हैं। राष्ट्र रहित अधिकरण एनजीटी ने इस महीने की शुरुआत में सिक्किम में चुंगनाथ बांध को टूटने पर संबंधित अधिकारियों से 6 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट मांगी है। हिमालय राज्य में 4 अक्टूबर को अचानक बाढ़ आ गई से सिक्किम के उत्तरी पश्चिम बंगाल में कम से कम 78 लोगों की मौत हो गई और बहुत सारे लोग इसमें लापता हो गए। बादल फटने के कारण एक झील के कुछ हिस्से में बाढ़ आ गई और 4 अक्टूबर को तीस्ता नदी घाटी के निचले हिस्से में तेज गति से जल बहुत ज़्यादा बढ़ गया। इस घटना के कारण 1200 मेगावाट की तीस्ता चरण 3 में जल विद्युत परियोजना एक महत्वपूर्ण घटक चुंगनाथ बांध टूट गया था। इस तरह की जो घटनाएं हुई थी उसी को लेकर रिपोर्ट मांगी गई है और इसकी हाई स्तरीय जांच की जा रही है। हमने आज के बुलेटिन में आपको बताया है कि उत्तर पूर्व में क्या कुछ घटनाएं हुई हैं। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहें प्रभा साक्षी के साथ। नमस्कार। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।